उसकी सैडिस्टिक घूरती नजर धीरे धीरे पिघलकर कुछ और भी ज्यादा खतरनाक बन गई, एक भूखी, लगभग मंत्रमुग्ध कर देने वाली नजर। हे सिस्टम विंडोज की कसम, उन एब्स को तो देखो। ये तो सच में कमाल का हाई टियर लूट है, लॉरेन ने धीमे से फुसफुसाया, अपनी हैरानी मुश्किल से रोकते हुए। तुमने तुमने अभी निगला क्या? जेसिका का चेहरा एकदम गहरे लाल रंग में भर गया, जैसे वो इस पल के लिए बिल्कुल तैयार ही न थी। उसने तुरंत गला साफ किया और खुद को फिर से संभाल लिया। खामोशी। ट्रेनिंग अब शुरू होती है। पहला सबक, ग्रिप पकड़ना सीखो। गालों पर बाकी बची लाली को छुपाने की कोशिश करते हुए उसने सख्त आवाज में आदेश दिया। सब लोग अपनी तलवारें बाहर निकालो और अपनी स्टांस पकड़ो। उसका आदेश हवा को ऐसे चीर गया जैसे कोई कोड़ा पड़ा हो, और पूरा ग्रुप तुरंत फॉर्मेशन में आ गया, जबकि म्यानों से एक साथ स्टील की आवाज गूंज उठी। लॉरेन प्रशिक्षुओं की लाइन को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बाज अपने शिकार पर नजर रखता है। उसकी तेज आंखें हर छोटी सी गलती को पकड़ रही थीं। तुम बहुत आगे झुक रहे हो। रीढ़ सीधी रखो और अपना सेंटर संभालो। जेसिका एक के बाद एक सुधार चिल्लाती गई। बायां हाथ नाभि पर रखो, वहीं अपना बैलेंस महसूस करो। अंगूठे को कसकर लॉक करो और दायां पैर बाहर मत फैलने दो। उसकी आवाज ट्रेनिंग ग्राउंड में लगातार पड़ते वारों की तरह गूंज रही थी। इसे अच्छी तरह याद रखो, दायां हाथ तबाही को आगे बढ़ाता है। सब लोग एक वर्टिकल स्लैश लगाओ। लॉरेन ने हाथ बांधकर सबको देखते हुए मन ही मन सोचा, ये औरत तो तलवार के लिए पूरी तरह दीवानी है। प्रशिक्षुओं के बीच ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने पूरे ध्यान से आदेश का पालन किया, लेकिन उसके दिमाग में ख्याल बेकाबू दौड़ रहे थे। सर हार्किन ने थोड़ी देर पहले अपनी तलवार आखिर कैसे चलाई थी? वो याद उसके दिमाग में फिर से चल उठी, तेज, सटीक, दबा देने वाली, जैसे किसी तूफान को एक ही वार में समेट दिया गया हो। ग्रैंड नाइट की उस भारी आभा को याद करते हुए उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, और पूरी सावधानी के साथ उसने तलवार को सिर के ऊपर उठा लिया, उस विनाशकारी वार की छवि को अपने दिमाग में गहरा उतारते हुए। अचानक ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो को अपने भीतर कुछ अजीब सा हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे उसकी छाती की गहराई में कोई चिंगारी भड़क उठी हो। रोमियो की आंखें एक पल में खुल गईं। समझ का वो छोटा सा क्षण उस पर बिजली की तरह गिरा। बिना एक पल गवाए उसने तलवार को एक ही निर्णायक वार में नीचे दे मारा। धड़ाम! तलवार भयानक ताकत के साथ नीचे गिरी। रेत और ढीले पत्थर हर दिशा में फट पड़े और झटके की लहर जमीन पर फैल गई। लॉरेन और जेसिका वहीं जड़ हो गईं, उनके बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे अभी अभी उन पर बिजली गुजर गई हो। लॉरेन अविश्वास में उसकी तरफ दौड़ी, पास आते हुए घबराहट में हवा से बिखरे अपने बाल ठीक करती जा रही थी, जबकि उसका दिमाग अब भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी क्या देख लिया। रुको, एक मिनट रुको, सर ली हॉय। ये आखिर आपने किया कैसे? उसकी आवाज हैरानी और उलझन के बीच कांप रही थी, जब वो जमीन पर बने गड्ढे को घूर रही थी। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने शांत स्वर में जवाब दिया, जैसे कुछ खास हुआ ही न हो। मैंने बस सर हार्किन की मूवमेंट को दोहराने की कोशिश की। लॉरेन का जबड़ा लगभग नीचे गिर गया। दोहराया? ये तो पूरी तरह बेतुकी बात है। कोई भी ऐसे उस तकनीक को बस कॉपी नहीं कर सकता। वो कमांडर की सिग्नेचर स्वॉर्ड्समैनशिप है। ये वो शिखर तकनीक है जिसे हर ली हॉहार्ट नाइट अपनी पूरी जिंदगी हासिल करने के पीछे लगा देता है। जेसिका के दिमाग में हार्किन की तलवार की डरावनी ताकत फिर से चमक उठी।
उसने तो सोचा भी नहीं था कि ये मेज तलवार ठीक से पकड़ भी पाएगा। लेकिन अब वही आदमी सिर्फ एक बार देखकर उस दंतकथाओं वाली कला को हूबहू दोहरा चुका था। हवा में बची उस तलवार की आभा को महसूस करके जेसिका समझ गई कि ये किसी साधारण मना रिकॉल से कहीं आगे की बात है। मैंने सोचा था ये बस कोई अजीब सा मेज है, लेकिन ये तो किसी राक्षसी प्रतिभा का स्तर है। उधर ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने आराम से हाथ में तलवार का वजन तौला और हल्की सी संतुष्ट मुस्कान दी। बुरा नहीं है। थोड़ी दूरी पर हार्किन चुपचाप देखता रहा और पक्के यकीन के साथ सिर हिला दिया। स्वर्ग से भेजा गया प्रतिभाशाली इंसान। उसमें एक दिन मुझसे भी आगे निकल जाने की क्षमता है। हार्किन ने धीरे से आह भरी। कितनी दुखद बर्बादी है कि ऐसा आदमी तलवार की जगह जादू के रास्ते पर चला गया। फिर भी हार्किन के होठों पर एक दृढ़ मुस्कान आ गई। तो मुझे मेज टावर के उसकी प्रतिभा पर पूरी तरह कब्जा करने से पहले उसे सही दिशा देनी होगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, कैप्टन हार्किन, योर मैजेस्टी आ चुके हैं। हार्किन ने तुरंत सिर झुका दिया। किंग हकुना आगे बढ़े और उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। मैंने सुना है कि मेरे उद्धारकर्ता ने तलवार के रास्ते पर चलने की इच्छा जताई है, तो जाहिर है मुझे खुद आकर ये देखना ही था। राजा ने अचानक अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखते हुए भौहें चढ़ा लीं। ये बीच, यहाँ बहुत ज्यादा रेत है। मुझे डर है कि धूल मेरे उपकारी की नाजुक सेहत को नुकसान न पहुंचा दे। हकुना की नजर खतरनाक तरीके से गहरी हो गई और उनके पीछे खड़े नाइट्स की रीढ़ में ठंडक उतर गई। तुरंत अफरा-तफरी मच गई। नाइट्स ने झाड़ू उठा ली और बीच को ऐसे साफ करना शुरू कर दिया जैसे उनकी जान इसी पर टिकी हो। क्या उन्हें चिंता है कि सर ली हॉय को धूल से सर्दी लग जाएगी? एक भी रेत का कण मत छोड़ना। ऐसे बुहारो जैसे जान दाव पर लगी हो। लेकिन हकुना अब भी संतुष्ट नहीं थे। और ये सूरज, ये तो बेरहमी से तेज है। अगर मेरे उद्धारकर्ता को लू लग गई तो? राजा की आवाज बढ़ा चढ़ाकर जताई गई चिंता से गूंज उठी। हर को घबराहट में पसीना बहाने लगा। उस डरावनी शाही नजर के नीचे नाइट्स पूरी बेचैनी में पास के जंगल की ओर दौड़ पड़े। घबराई हुई टिड्डियों के झुंड की तरह उन्होंने पूरी तरह उगे हुए पेड़ों को उखाड़ा और कुछ ही सेकंड में बीच पर दोबारा लगा दिया, जिससे तुरंत छाव का एक अजीब सा ओएसिस बन गया। हार्किन ने गंभीरता से सिर हिलाया। महाराज का ट्रेनिंग की सबसे छोटी बातों तक ध्यान देना सच में प्रेरणादायक है। वास्तव में जनता के लिए चमकता हुआ उदाहरण। हकुना गर्व से मुस्कुराए, उनकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। सच में? हार्किन ने जारी रखा, उसकी आवाज नाटकीय भावना से हल्की कांप रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि महाराज नाइट्स के ट्रेनिंग माहौल की इतनी गहरी चिंता रखते हैं। ऑर्डर के कैप्टन के रूप में मैं बस खड़ा नहीं रह सकता। जेसिका और एनोच ने तुरंत सलामी दी। समझ गया। लेकिन सबके सदमे के लिए हकुना ने अचानक उत्साह में अपना शाही कवच उतार फेंका। लगता है आज मेरे पास बहुत खाली समय है, राजा ने खुश होकर कहा। इसलिए मैं खुद भी ट्रेनिंग में शामिल होऊंगा। मेरे पद से दबाव मत महसूस करो, मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे किसी नए रिक्रूट को करते हो। एनोच तुरंत ठंडे पसीने में भीग गया। माफ कीजिए कमांडर, आखिर कह क्या रहे हैं? जेसिका ने महसूस किया कि दबाव एक ही पल में 100 गुना बढ़ गया। योर मैजेस्टी, कृपया शांत हो जाइए। हमें पहले बाकी प्रशिक्षुओं से पूछना होगा। इंस्ट्रक्टर्स जल्दी जल्दी बीच में आए, जबकि भीड़ भी बेतहाशा सिर हिलाकर सहमत होने लगी।
हाँ बिल्कुल। पूरे आत्मविश्वास के साथ हकुना ने सीधे ग्रैंड फेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की तरफ इशारा किया। रोमियो, चलो उसी से पूछते हैं। क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में शामिल हो सकता हूं, सर ली? ग्रैंड फेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने तुरंत अपने पीछे खड़े एनोच और जेसिका से उठती जानलेवा आभा महसूस कर ली। अगर मैंने हाँ कह दी, उसने गंभीरता से सोचा, तो मैं सबका दुश्मन नंबर 1 बन जाऊंगा। फिर भी बाहर से उसने पूरी नोबल कंपोजर बनाए रखी। बिल्कुल, योर मैजेस्टी का हमेशा स्वागत है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस पर भी, किंग हकुना, मेरी आज की ट्रेनिंग तो पहले ही पूरी हो चुकी है। शायद आप जेसिका के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और एनोच के साथ भी। हकुना ने उत्साह से ताली बजाई। क्या शानदार सुझाव है, सर ली हॉय। उधर जेसिका और एनोच धीरे धीरे खुद को एक कोने में धकेलते गए। उनका खून गुस्से से खौल रहा था। वो शानदार कमीना। राजा की आवाज पूरे बीच में गरज उठी। अब शुरू करो। जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ, मुझ पर हमला करो। एक कान फाड़ देने वाला यस सर नाइट्स की तरफ से गूंजा। और इस तरह इतिहास के सबसे दर्दनाक और अजीब ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे ये दुखद दृश्य चलता रहा, कहानी धीरे धीरे दूसरी जगह खिसक गई, मेज टावर की ओर, जो जादुई शक्ति का एक स्मारक था। टावर के अंदरूनी हॉल्स की गहराई में एक मोटे लकड़ी के दरवाजे पर भारी दस्तक गूंजी। अंदर आओ। भीतर से शांत आवाज आई। धुंधली लैब के अंदर, जहां सिर्फ टिमटिमाते मैजिकल लैंप्स की रोशनी थी, एक हुड पहने शख्स उस आदमी के पास पहुंचा जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स और आर्केन डायग्राम्स के ढेरों में लगभग दबा हुआ था। वो आदमी मैथ्यू था, डार्क मैजिक फैक्शन का एक हाई मेज। सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा ही टावर के भीतर बहुत भारी मानी जाती थी। आप वही हैं जिन्होंने डार्क मैजिक को मजाक का विषय बनने से उठाकर आज की प्रतिष्ठा तक पहुंचाया, संदेशवाहक ने सम्मान से कहा। अगर मार्सेलो न होता, तो निस्संदेह मेज टावर के सिंहासन पर आप ही बैठे होते। मैथ्यू की आंखें ठंडी, अथाह खाइयों जैसी थीं। बोलो। संदेशवाहक ने तुरंत कुछ अजीब आर्टिफैक्ट्स पेश किए। मैं ये इसलिए लाया हूं क्योंकि सर ली हॉय ने इन्हें पहले अप्रेजल के लिए जमा किया था। इन सब से बहुत ताकतवर डार्क एनर्जी निकल रही है। मैथ्यू की भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। ली हॉय, क्या तुम उस एडवेंचरर की बात कर रहे हो जो अभी हेड मेज मार्सेलो के साथ काम कर रहा है? जैसे ही उसने मेज पर फैली चीजों को देखा, उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। ये कोई साधारण चीजें नहीं हैं। इम्प्योर क्रिस्टल्स, कार्ब स्केल सिल्क, और सबसे खास वैम्पायर काउंट्स ऑर्ब। कोई सामान्य इंसान ऐसी चीजें कभी नहीं रख सकता। आखिर ये ली हॉय है कौन? लंबी खामोशी के बाद मैथ्यू के चेहरे पर दिलचस्पी भरी गहराई छा गई। तुरंत ली हॉय को एक मैसेज स्क्रॉल भेजो। अप्रेजल मैं खुद करूंगा। इसी बीच यसरा आइलैंड पर धीरे धीरे रात उतर आई। जो ताकतवर योद्धा पूरे दिन ट्रेनिंग करते रहे थे, वे अपने बिस्तरों पर ढह गए, कराहते हुए और थकान से आधे रोते हुए मां को याद कर रहे थे। लेकिन इस सामूहिक ढह जाने के बावजूद एक आदमी अब भी खुद को बेरहमी से धकेलता जा रहा था। उसके सामने एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन चमकी। सिस्टम अलर्ट। डेली क्वेस्ट। 20 किलोमीटर दौड़ो। 1000 पुशअप्स पूरे करो। पुलअप्स इन प्रोग्रेस। सिटअप्स 500 में से 465 पूरे। ग्रैंड फेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो का शरीर बिना थके मशीन की तरह चल रहा था, जबकि अंदर ली हॉय की आत्मा दर्द से चीख रही थी।
ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की मांसपेशियां विरोध में चिल्ला उठीं। मैं मर जाऊंगा। आज पहले हरकों के पागलपन भरे बूट कैंप के बाद मैं सच में अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच चुका हूं। उसके शरीर का हर रेशा थकान से कांप रहा था। उसे सुबह की यातना साफ साफ याद थी। हार्किन पागलों की तरह दौड़ा था। हाँ, कितने साल हो गए ऐसे ट्रेनिंग किए हुए। उसने खुशी से चिल्लाया था। 100 और लैप्स, 20 किलोमीटर रन कंप्लीट। उधर ली हॉय की आत्मा भीतर से भड़क उठी। हरको, तुम लड़ाई के पागल बूढ़े आदमी, जरा माहौल समझो और दफा हो जाओ। डिंग, आपने अपनी शारीरिक सीमाएं पार कर ली हैं। हिडन कंडीशंस मेट, रिवॉर्ड्स अवेलेबल। स्टेटस विंडो सामने आते ही ली हॉय की आंखें फैल गईं। स्टैमिना 35, एजिलिटी 37, मना 126। यही मना के जरिए लेवलिंग की असली ताकत थी। पल भर में कुचल देने वाली थकान गायब हो गई। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो का शरीर तो पहले ही ढहने वाला था। मुझे सोना है, अभी तुरंत। तभी रात के आसमान से एक मैजिकल कैरियर बर्ड नीचे उतरा। हवा में ही एक स्क्रॉल खुल गया और उससे एक शांत आवाज निकली। ग्रीटिंग्स, मैं डार्क मैजिक फैक्शन का हाई मेज मैथ्यू दिन का हूं। मैं आपके जमा किए गए आइटम्स के अप्रेजल रिजल्ट्स के बारे में संपर्क कर रहा हूं। सर ली हॉय। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने हैरानी से धीरे धीरे पलकें झपकाईं। आह, सही वो चीजें जो मैंने पहले टावर में छोड़ी थीं। उसने थोड़ा सीधा होकर शांत स्वर में कहा। आगे बताइए, मैथ्यू ने स्थिर आवाज में जारी रखा। पहला आइटम, द वैम्पायर काउंट्स ऑर्ब। रैंक यूनिक। लेवल रिक्वायरमेंट 400। एक गोला जो वैम्पायर के सार से संकुचित किया गया है। जब इसके भीतर सील किया गया खून फटता है तो यह विनाशकारी एरिया डैमेज छोड़ता है जो एक ही विस्फोट में पूरे बैटलफील्ड को मिटा सकता है। ये कोई आम आइटम नहीं था, बल्कि एक बेहद दुर्लभ डीमोनिक आर्टिफैक्ट था, ऐसा जिसे ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाते। मैं इसे रिसर्च के लिए लीज पर लेना चाहूंगा, मैथ्यू ने बड़े संयम से कहा, लेकिन उसकी आवाज में छिपी चाहत साफ महसूस हो रही थी। ली हॉय का दिमाग तुरंत हिसाब लगाने लगा। लेवल 400। वैसे भी मैं अभी ऐसी चीज इक्विप नहीं कर सकता। कम से कम मैं इस एहसान को अपने काम में ला सकता हूं और बाद में अपना मेडालियन वापस लेने में इस्तेमाल कर सकता हूं। सच कहूं तो ये उम्मीद से भी बेहतर निकल रहा है। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने हमेशा की तरह ठंडी और शाही आवाज में जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं। फिर बिना रुके उसने आगे पूछा, बाकी आर्टिफैक्ट्स का क्या? मैथ्यू ने शांत स्वर में अप्रेजल फिर से शुरू किया। एक यूनिक ग्रेड अनरिफाइंड क्रिस्टल भी है। इस पर बिल्कुल भी लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसकी संरचना ने हाई ग्रेड एमरल्ड जैसी बेदाग शुद्धता को लगभग बिना किसी क्वालिटी लॉस के संभाल कर रखा है। हमारी एनालिसिस ये भी कंफर्म करती है कि जब धारक पर हमला होता है तो ये लाइफ रिकवरी इफेक्ट पैदा करता है। ये आइलैंड ट्रेजर ज्वेल रीसेट को क्राफ्ट करने के लिए एकदम आइडियल कोर मटेरियल होगा। और ये वाला यूनिक ग्रेड रेडिएंट कार्प सिल्क है। एक बार फिर इस पर भी कोई लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्राफ्टिंग में इस्तेमाल होने पर यह फायर एट्रिब्यूट स्टेबिलिटी को काफी बढ़ाता है और इवेजन एफिशिएंसी भी ऊपर ले जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक हिडन एस्थेटिक स्टैट भी अनलॉक कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं, ये सच में किसी लेजेंडरी क्रिएशन के लायक मटेरियल है।
अगर मुमकिन हो, क्या मैं शायद इस सिल्क को भी लीज पर ले सकता हूं? ग्रैंडफेल ने हाथ बांध लिए और सोच में डूब गया। उसके चेहरे से कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। एस्थेटिक्स? मैंने लेवलिंग मना सिस्टम में ऐसा कोई स्टैट कभी सुना तक नहीं। आखिर इसका काम क्या है? उधर अंदर से ली हॉय की आत्मा जिज्ञासा में जल रही थी। मुझे ये खुद किसी तरह चेक करना ही पड़ेगा। इसे ऐसे जाने देने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बाहर से ग्रैंडफेल का नोबल मास्क एक पल के लिए भी नहीं टूटा। मैं तुम्हें रेडिएंट कार्प सिल्क को बस किराए पर लेने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं पहले ही तय कर चुका हूं कि अनरिफाइंड क्रिस्टल को ज्वेलरी क्राफ्टिंग में इस्तेमाल करूंगा और सिल्क से खुद एक हैंड कर्चिफ बनाया जाएगा। उसके लहजे में ये फैसला कम और शाही आदेश ज्यादा लग रहा था। मैथ्यू ने कमाल की सीधी शक्ल बनाए रखी। मैं आपकी स्थिति समझता हूं, लेकिन अगर आप बाद में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहें तो उससे होने वाला प्रॉफिट आसमान छू सकता है। ली हॉय जरा भी नहीं डिगा। अब वक्त था उस अल्टीमेट नेगोशिएशन टेक्निक को इस्तेमाल करने का जिसे उसने अपने बदहाल कॉरपोरेट स्लेव वाले दिनों में सीखा था। क्योंकि ये मेरा पहला कमीशन है, इसलिए आगे का कोई फैसला करने से पहले मुझे फाइनल क्वालिटी खुद परखनी होगी। मैंने अभी तक अपनी आंखों से मेज टावर की असली काबिलियत नहीं देखी है। मुझे अपनी स्किल का सबसे बेहतरीन रूप दिखाओ। फ्लॉलेस एफिशिएंसी से मुझे प्रभावित करो। ग्रैंडफेल ने स्क्रॉल को मैथ्यू की तरफ ऐसे बढ़ाया कि मेज पूरी तरह चौंक गया। उसके चेहरे पर ऐसी सर्वोच्च घमंड भरी एक्सप्रेशन थी जिसे मुस्कान कहना भी मुश्किल था। मुझे एब्सोल्यूट परफेक्शन चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। अंदर से ली हॉय दर्द में चीख उठा। ये कहने को किसने बोला था? दांव पर मेरा पैसा लगा रहे हो। लेकिन मैथ्यू की तरफ से इन शब्दों का असर अलग हुआ। जैसे ही उसने सुना कि प्रैक्टिकली कोई बजट लिमिट नहीं है, उसकी आंखें खुली लालच और प्रोफेशनल एक्साइटमेंट से चमक उठीं। मैथ्यू चुपचाप ग्रैंडफेल को देखता रहा और उसके मन में एक बात साफ उभर आई। मार्सेलो ने इस आदमी को बिल्कुल यूं ही नहीं चुना था। उस शांत चेहरे के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ था। ये आदमी सच में बेहद दिलचस्प है, मैथ्यू ने मन ही मन सोचा, अपनी बढ़ती दिलचस्पी छुपा न पाते हुए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने सम्मान से सिर झुका दिया। जैसी आपकी इच्छा। उधर अंदर ली हॉय खुद को ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो कोई सूखा सिमटा बूढ़ा आदमी हो जो 90 साल की थकाने वाली जिंदगी जी चुका हो। अच्छा, बात खत्म। अब सच में मैं ये एक्ट और नहीं खींच सकता। अब सोने का टाइम है। बात खत्म होते ही ली हॉय खुद को बिस्तर पर फेंक कर तुरंत खर्राटे मारने लगा। और हैरानी की बात यह रही कि ग्रैंडफेल की डिग्निटी किसी तरह बनी रही, जबकि मैथ्यू खाली हवा से बात करता रह गया। 1 मिनट सर ली, मैथ्यू ने कहना शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसने दांत भींचे और धीरे से बड़बड़ाया, कमबख्त। ये तो सच में सो गया। हालात इतने बेतुके थे कि वो कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। मैं अब किसी भी हालत में उसकी नींद में खलल नहीं डाल सकता। इतना कहकर वो चुपचाप जाने को मुड़ा और निकलने से पहले एक स्क्रॉल पर छोटा सा मैसेज लिख गया। मैं स्काई गार्डन में आपका इंतजार करूंगा। उसके छोड़े गए नोट में लिखा था, मैं स्काई गार्डन में आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करूंगा। मैं विनम्रतापूर्वक आपको मेरे साथ एक निजी बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। शब्द बहुत औपचारिक, सम्मानजनक और साफ तौर पर सोच समझकर चुने गए थे। उस पर डार्क मैजिक स्कूल के एक हाई मेज के हस्ताक्षर थे। और जब वो शांत निमंत्रण कमरे में ठहरा रहा, तब आइलैंड पर धीरे धीरे भोर फैलने लगी। अंधेरा छंट गया
और क्षितिज पर नई हल्की रोशनी फैल गई। जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी भी गहरी नींद में था, तब एक अकेला शख्स पहले ही कोस्ट लाइन के किनारे दौड़ रहा था। उसके कदमों की लय सुबह की हवा को चीर रही थी और समुद्री हवा उसके पास से तेजी से गुजर रही थी। ग्रैंडफेल बिना एक सेकंड धीमा हुए अपने फिजिकल कंडीशनिंग रूटीन को बेरहमी से पूरा कर रहा था। अंदर ही अंदर ली हॉय को अजीब सी हल्की शान महसूस हुई। तकलीफ तो अभी भी थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा सैटिस्फैक्शन भी घुल गया था। अब मुझे इस लेवलिंग मना वाली जिंदगी की थोड़ी समझ आने लगी है। तभी आसमान से एक उल्लू नीचे झपटता हुआ आया, पंजों में नोट दबाए हुए, और उसका चेहरा अजीब तरह से इंसानी लग रहा था, जिससे पूरा मंजर और भी अजीब बन गया। उसने एक तेज आवाज निकाली, सर ली होयोल। चिट्ठी में लिखा था, पिछली रात से कोई जवाब न मिलने पर मुझे चिंता होने लगी। अगर ये संदेश आपकी शांति में बाधा डाल रहा हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ। उसका लहजा इतना विनम्र था कि लगभग बेचैन सा लग रहा था। ली हॉय उलझन में पलकें झपकाने लगा। हाँ, कौन सा मैसेज? ग्रैंडफेल जाहिर है बाहर से अब भी शांत और बर्फ जैसा ठंडा बना रहा। मैसेज? उसने ठंडे स्वर में दोहराया। तभी साफ हुआ कि भोर में एक नोट आया था और उसे पता तक नहीं चला। ग्रैंडफेल ने हल्की पछतावे भरी सांस ली। वो कॉरेस्पॉन्डेंस मुझसे पूरी तरह छूट गया। जिस अनदेखे मैसेज को उसने नजरअंदाज कर दिया था, उसमें लिखा था, मैं स्काई गार्डन में आपका इंतजार कर रहा हूं। कृपया चर्चा के लिए आइए। हस्ताक्षर हाई मेज ऑफ द डार्क मैजिक स्कूल मैथ्यू। तभी मैथ्यू की आवाज सीधे कागज से गूंज उठी। किस्मत से शायद अच्छा ही हुआ कि आपने उसे पहले नहीं देखा, क्योंकि तब से मेरा स्केड्यूल बदल गया है। अब मैं आपको औपचारिक रूप से कल दोपहर स्काई गार्डन आने का निमंत्रण देना चाहूंगा। ग्रैंडफेल का इनकार इतनी जल्दी आया कि लगभग बेरहम लगा। मुश्किल है। मैथ्यू तुरंत अटक गया। मुश्किल? तो क्या आप व्यस्त हैं? अगर ऐसा है तो शायद दोपहर का समय ज्यादा ठीक रहेगा। ग्रैंडफेल ने जवाब देने से पहले पलक तक नहीं झपकाई। फिर भी मुश्किल है। उसका स्वर बिल्कुल सपाट था और शायद इसी वजह से बात और भी भारी लगी। मैथ्यू ने तेज सांस खींची। हे भगवान! आप तो शायद राज्य के पुनर्निर्माण के काम में पूरी तरह डूबे हुए होंगे। तो शायद सुबह सुबह ग्रैंडफेल ने उसे बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। वो भी मुश्किल होगा। उसकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं थी। मैथ्यू कुछ पल चुप रहा और उसी खामोशी में उसे धीरे धीरे एक बात समझ आई। ये एक टेस्ट है। इसके अलावा कोई और वजह हो ही नहीं सकती। आखिर ली हॉय टॉवर के इतिहास में पहला ऐसा रिसर्च पार्टनर था जो किसी हाई मेज से जुड़ा था। ऐसी पोजीशन वाला इंसान स्वाभाविक रूप से सावधान ही होगा। वो एक हाई मेज के पेशेंस, कर्टसी और कंपोजर को परख रहा है। मैथ्यू ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। जितना ज्यादा वो सोचता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि ये उसके कैरेक्टर का कोई गहरा इवैल्यूएशन है। आखिर में मैथ्यू ने पहले हार मानी। लेकिन उसके और कुछ कहने से पहले ही ग्रैंडफेल फिर बोला, ये बस मुश्किल नहीं है, ये बेहद मुश्किल है। फिर उसने शांत लेकिन काटती हुई आवाज में साफ किया, मुझे खुद को स्वॉर्ड के रास्ते के लिए समर्पित करना होगा। मेरे पास छुपी हुई प्राइवेट मीटिंग्स पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मैथ्यू की आवाज लगभग बेचैन हो गई। तो फिर कब मुश्किल नहीं होगा? मैं पूरी तरह आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खुद को ढालने को तैयार हूं। ग्रैंडफेल ने ऐसे सोचा जैसे बड़ी सावधानी से तौलने के बाद ही दया दिखा रहा हो।
परसों सुबह मैं 1 घंटा निकाल सकता हूं। मैथ्यू ने आखिरकार वो सांस छोड़ दी जिसे वो साफ तौर पर रोके हुए था। आखिरकार, आपका सच्चे दिल से धन्यवाद। अंदर से ली हॉय अपने ही ग्रैंडफेल पर्सोना को बेबस होकर देख रहा था। वैसे भी हम उस समय के आसपास मेज टावर जाने वाले थे, तो मैथ्यू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे उसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिल गया हो। उल्लू फिर से उड़ गया, मेज के आखिरी शब्द अपने साथ ले जाता हुआ। तो फिर वहीं मुलाकात होगी। मैं इंतजार करूंगा। ज्यादा दूर नहीं, पास के एक पेड़ की छांव के नीचे कमांडर हर को पूरे इस आदान प्रदान को होठों के कोने पर हल्की जानकार मुस्कान लिए देख रहा था। जो उसने अभी देखा था उससे वो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। उस दिन बाद में युजरा आइलैंड के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में स्टील की टकराहट और चिल्लाए गए आदेशों की कड़ी आवाज गूंज रही थी। पूरा इलाका हरकत, डिसिप्लिन और लगातार ड्रिल के दबाव से भरा हुआ था। इंस्ट्रक्टर एनोच ने प्रशिक्षुओं पर बिना रहम के आदेश बरसाए। ब्लेड टिप को स्थिर रखो, अपनी पूरी ताकत बाजू में डालो और वार को साफ सुथरे तरीके से पूरा करो। उसकी आवाज मैदान में कोड़े की तरह पड़ रही थी, जिसमें हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं थी। प्रशिक्षुओं ने एकदम एक साथ जवाब दिया, सर, यस सर। मैदान के एक तरफ थोड़े एकांत वाले हिस्से में हर को धीमे और नपेतुले कदमों से ग्रैंडफेल के पास आया। उसे देखते ही ग्रैंडफेल ने हल्का सा भौं उठाई। आखिर इसका मतलब क्या है? उसने ठंडे और सतर्क स्वर में पूछा। हरको का चेहरा बोलते ही गंभीर हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। उसके लहजे की गंभीरता ने इस बात को अपमान से ज्यादा एक कठोर सच जैसा बना दिया। खुद को समझाओ, ग्रैंडफेल ने तुरंत कहा। हरको की आंखें तीव्रता से चमक उठीं। मेरा मतलब बिल्कुल वही है, सर ली होयोल। तुम असली लड़ाई की आग से गुजरकर पहले ही एनलाइटनमेंट की दहलीज तक पहुंच चुके हो। ग्रैंडफेल का चेहरा एकदम भावहीन रहा, लेकिन अंदर ली होयोल लगभग कांप रहा था। असली लड़ाई? ये आदमी आखिर बोल क्या रहा है? मैंने तो सिर्फ एक दिन ट्रेनिंग की है। ग्रैंडफेल ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप सच में ऐसा मानते हैं, सर ली हॉय? हर को उस सवाल से लगभग प्रभावित लग रहा था। तुम खुद को बहुत ज्यादा कम आंक रहे हो। ये हद से ज्यादा बेतुकी बात है। तो फिर अभी के अभी ब्लेड पर अपनी पकड़ साबित क्यों नहीं कर देते? हरको ने सुझाव दिया। ठीक है, ग्रैंडफेल ने ठंडी और स्थिर आवाज में जवाब दिया। मुझे नहीं पता ये किस तरह की गलतफहमी में फंसा हुआ है, लेकिन अगर कल की तरह मेरा कंट्रोल गया तो मेरी स्टैमिना वहीं के वहीं जीरो हो जाएगी। फिर भी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ध्यान लगाओ। ग्रैंडफेल ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। मुझे समझना होगा कि स्वॉर्ड की असल में है क्या। ये पहले पढ़े गए मैजिक सर्कल्स से अलग महसूस हो रही है, कुछ बातों में मिलती जुलती, लेकिन पूरी तरह वैसी नहीं। उसने खुद को मजबूर किया कि उसकी सांसें शांत हो जाएं, और फिर वो भीतर तलाशने लगा। कहते हैं कोई भी इसे सीख सकता है। फिर उस खामोशी की गहराई में उसने एक और गहरी सच्चाई को छू लिया। अब मुझे ये महसूस हो रहा है, मना से बिल्कुल अलग एनर्जी का एक सैलाब जो मेरे कोर के भीतर किसी जीवित धारा की तरह मरोड़ खा रहा है और लिपट रहा है। ये एहसास कच्चा, अनजान, लेकिन पूरी तरह असली था। अगर मैं उस फ्लो को उसी तरह कंट्रोल करूं जैसे मना को करता हूं, तो मुझे इसे इस्तेमाल कर पाना चाहिए। ये विचार उसके दिमाग में अचानक साफ हो गया और इंस्टिंक्ट एक मेथड में बदल गया। जैसे ही हरको ने ग्रैंडफेल की स्टांस में बदलाव देखा, वो मुस्कुरा उठा।
कमांडर की इंस्टिंक्ट्स इतनी तेज थीं कि सबसे हल्का बदलाव भी पकड़ लेती थीं। उसे पहले ही पता चल गया था कि कुछ असाधारण होने वाला है। ग्रैंडफेल कोई साधारण इंसान नहीं था। फिर अचानक एक गरजते हुए वुश के साथ उसकी ब्लेड से नीली रोशनी की हिंसक लहर फूट पड़ी, इतनी चमकीली और साफ कि जैसे हवा को ही चीर दे। ट्रेनिंग ग्राउंड एक पल के लिए थमा हुआ सा लगने लगा। मैनिफेस्टेड स्वॉर्ड की। अब मैं समझ गया, ली होयोल ने अचानक हैरानी में महसूस किया। जवाब तो पूरे समय उसके सामने ही था, बस उसके पकड़ में आने का इंतजार कर रहा था। स्वॉर्ड की भी बस एनर्जी का एक और रूप है, उसने सोचा। अगर मैं मना की तरह ही एक्सप्लोरेशन और इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल्स इस पर लागू करूं, तो इस अनस्टेबल फोर्स को भी गाइड और स्टेबलाइज किया जा सकता है। पहले जो बेकाबू धारा थी, वो इकट्ठी होकर ब्लेड जैसी एकदम परफेक्ट फ्लो में बदल गई। हर को आगे बढ़ा, जो वो देख रहा था उससे पूरी तरह स्तब्ध। इतनी स्टेबल स्वॉर्ड्समैनशिप सिर्फ बार बार की मेहनत और न रुकने वाली डिसिप्लिन से आती है, हरको ने कहा। उसकी आवाज एडमिरेशन से भरी थी। हो सकता है तुम कल की फॉर्मल ड्रिल मिस कर गए हो, लेकिन आज सुबह की तुम्हारी सॉलिटरी प्रैक्टिस ही मेरे लिए सब कह देती है। कोई वजह नहीं कि तुम इस की को कंट्रोल न कर सको। फिर अचानक खुद को रोक न पाकर उसने ग्रैंडफेल के कंधे पकड़ लिए, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो उठा। फिर भी स्वॉर्ड की पूरी थ्योरी पर बात किसी और समय होगी। अभी जो मायने रखता है वो ये है, तुम जन्मजात ब्लेड जीनियस हो। वो असहज रूप से बहुत करीब झुक आया, जिससे ग्रैंडफेल की कंपोजर भी अपनी हद पर पहुंच गई। सर ली हॉय, या फिर कहूं मेरे भविष्य के डिसाइपल, क्या तुम मेरे साथ स्वॉर्ड के अंतहीन रास्ते पर चलोगे? ली हॉय की आत्मा डर से चीख उठी। ये कैसी नजर है? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ये तो डरावना है। उसकी इंस्टिंक्ट्स ने तुरंत एक साफ जवाब दिया। भागो। मुझे अभी इसी वक्त इस आदमी से दूर जाना है। फिर भी ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो हरको के सामने डटा रहा और बिना पलक झपकाए जवाब दिया। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरा इरादा अपनी पूरी मौजूदगी सिर्फ स्वॉर्ड को समर्पित करने का नहीं है। उसका संकल्प घिसे हुए इस्पात से भी ज्यादा तेज निकल कर आया। अगर मेरे सामने के रास्ते पर कोई ब्लेड आएगा, तो मैं उस रास्ते पर बिना डर चले जाऊंगा। तो मैं उसे चलाऊंगा। यही मेरा रास्ता है। जैसे ही वो ऊंचे और बेहद नाटकीय शब्द उसके अपने मुंह से निकले, ली हॉय शर्म के मारे खुद को जिंदा गाड़ लेना चाहता था। हे भगवान, बस करो। प्लीज अब चुप हो जाओ। लेकिन हरको का चेहरा शुद्ध खुशी से चमक उठा। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने बूढ़े उस्ताद की सबसे बड़ी उम्मीदों को भी पार कर दिया था। चमकती हुई संतुष्ट मुस्कान के साथ हरको खुश होकर हाथ हिलाते हुए पीछे हटा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब देखूं कि उस रास्ते के आखिर में तुम्हारे लिए क्या रखा है, नौजवान। उसकी आवाज में गर्व भी था और एक्साइटमेंट भी, जैसे उसने अभी अभी किसी सच में असाधारण शुरुआत को अपनी आंखों से देखा हो। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो चुपचाप वहां से मुड़ गया। अब वक्त था कपड़े बदलने का और थोड़ा दूर हट जाने का। लेकिन उसके पीछे बाकी ट्रेनीज ने बातचीत का इतना हिस्सा सुन लिया था कि उन्होंने अपनी तरफ से नतीजा निकाल लिया। उनकी नज़र में स्वॉर्ड्समैनशिप की सबसे ऊंची चोटी तक जाने का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा साफ था। सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि अटूट जज्बा और बेरहम मेहनत ही एक स्वॉर्ड्समैन को ऊपर तक ले जाती है। ये एहसास उन्हें ऐसे लगा जैसे सीधे दिल में एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लग गया हो। उनका फाइटिंग स्पिरिट एकदम से भड़क उठा, गर्म और उग्र।
एनोच, लॉरेन और जेस्से ने बाकी लोगों को अचानक जोश से भरता देख एक दूसरे की तरफ हल्की टेढ़ी मुस्कान से देखा। उन्होंने कुछ बहुत जरूरी बात गलत समझ ली थी, लेकिन शायद ऐसे ही बेहतर था। कई बार सच से ज्यादा काम की चीज गलतफहमी होती है। जेसिका ने धीरे धीरे सिर झुका लिया और उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी परछाई उतर गई। उसके आसपास का जोश उसके अपने विचारों को और भारी बना रहा था। अब सोचूं तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने एक ही दिन में स्वॉर्ड ऑरा पर मास्टरी पाली हो। ली होयोल सच में ऐसा जीनियस है जो हम सबसे बहुत ऊपर की दुनिया में जी रहा है। जितना वो इसके बारे में सोचती गई, उतना ही वो फर्क उस पर भारी पड़ता गया। जैसे किसी अनथीन खाई के पार देख रही हो, इतना बड़ा अंतर कि कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, चाहे कितनी भी बेरहम हो, चाहे कितनी भी लंबी, उसे पाटना नामुमकिन लगे। भले ही वे तब तक ट्रेनिंग करें जब तक हाथ पैर जवाब न दे दें, फिर भी शायद वो काफी न हो। लेकिन फिर उसकी आंखों में कुछ सख्त हो गया। झिझक गायब हो गई और उसकी जगह इस्पात जैसी दृढ़ता आ गई। नहीं, मैं भी सम्मान वाली स्वॉर्ड्समैन हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उन दोनों के कंधे से कंधा मिलाकर गर्व से खड़ी रहूंगी। एनोच और लॉरेन के दिलों में भी यही बोझ था। उनके लिए ली होलोल तक की दूरी लगभग अनंत लगती थी, जैसे कोई पहाड़ की चोटी जो बादलों में गायब हो जाती हो। लेकिन फिर भी वे उससे नजर नहीं हटा सकते थे, चाहे उसे तब तक दौड़ना पड़े जब तक उसकी टांगें टूट न जाएं। एनोच पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी अपनी छाती में गर्व रखने वाला वॉरियर था। उसके अंदर संकल्प की आग और तेज हो उठी। मैं भी सम्मान वाला स्वॉर्ड्समैन हूं। मैं कसम खाता हूं कि एक दिन मैं उनके साथ लड़ूंगा। पास ही हरको ने आंखें बंद की और शांत संतोष से मुस्कुराया, जैसे कोई उस्ताद भट्ठी में लोहे को आखिर आकार लेते हुए देख रहा हो। उस एक पल में सबका जज्बा जैसे फिर से ढल गया था। एक अकेला जीनियस सच में इतना दम रखता है कि बिना कोशिश किए भी आसपास के सब लोगों के दिल हिला दे और पूरे बैटलफील्ड की हवा बदल दे। काफी समय हो गया था जब हरको ने अपने ही खून को इस तरह के जोश से गर्म होते महसूस किया हो। उधर ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो घने जंगल के अंदर और गहराई में चला गया, पेड़ों के बीच बिना किसी साफ मंजिल के बढ़ता हुआ, जैसे बस इंस्टिंक्ट के सहारे चल रहा हो। अंदर से ली हॉय बढ़ती बेचैनी के साथ हालात को देख रहा था। हरको ने कहा था कि मैं इस जगह को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है। उसने आसपास नजर दौड़ाई, उम्मीद करते हुए कि कोई लो लेवल मॉन्स्टर मिल जाए जिस पर वो अपनी नई स्किल्स को सुरक्षित तरीके से आजमा सके। शायद यहाँ कोई डीमोनिक डियर वगैरह हो। कम से कम कोई सिंपल और क्लासी मॉन्स्टर तो दे दो। तभी बिना किसी चेतावनी के ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की इंस्टिंक्ट्स उस पर चीख उठीं। खतरा। झाड़ियों की उलझी हुई परछाइयों में से सफेद शरीर और स्याही जैसे काले धब्बों वाला एक जानवर बिल्कुल खामोशी से बाहर आया। उसका बदन चिकना, ताकतवर और मारने के लिए बना हुआ था। उसकी आंखें कच्ची, आदिम ब्लड लस्ट से जल रही थीं, ऐसी कि आसपास की हवा तक ठंडी लगने लगे। वो एक प्लैटिनम ली हॉयर्ड था, लेवल 300। ली हॉय ने तुरंत अपनी डिटेक्शन स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश की, शायद कोई छिपी कमजोरी या सुराग मिल जाए, लेकिन नतीजे में उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसे डीमन कहा जा सके। बस इसी एक नाकामी ने हालात को और भी खराब बना दिया। नेचुरल एनिमी ट्रेट एक्टिवेट ही नहीं हुआ। उस पर तुरंत घबराहट टूट पड़ी। धत्तेरे की, मैंने डियर मांगा था, कोई विशाल शिकारी बिल्ली नहीं। जैसे ही उसने उस मॉन्स्टर को ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो के मौजूदा लेवल 226 से तुलना की, निराशा और भारी पड़ गई। फर्क पूरे 74 लेवल्स का था।
क्या देव्स पूरी तरह पागल हैं? लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो की डिक्शनरी में डर नाम की चीज थी ही नहीं। वो उसी पुरानी ठंडी घमंड भरी शान के साथ बीस्ट के सामने खड़ा रहा, जैसे लेवल गैप का कोई मतलब ही न हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दांत इतने शानदार हैं कि उन्हें बार बार दिखाना जरूरी है? बेशर्म जानवर! इतना कहते ही उसने एक साफ हरकत में तलवार खींच ली और ब्लेड के चारों तरफ स्वॉर्ड ऑरा भड़क उठी। उसी वक्त नोबल्स डिग्निटी भी एक्टिवेट हो गई, जिससे उसका पहले से ही बेहूदगी की हद तक ऊंचा कॉन्फिडेंस लगभग असहनीय बन गया। मैं खुद तुम्हें तहजीब सिखाऊंगा, ओ निकृष्ट प्राणी। उसके शब्द खालिस ऊंचे दर्जे वाले घमंड से भरे थे। अब तक हालात इतने ज्यादा हाथ से निकल चुके थे कि उसके आसपास का माहौल भी बेहुदा लगने लगा था। अंदर से ली हॉय सिर फाड़कर चीख रहा था। ये कैसी बेवकूफी भरी बफ है आखिर? ऐसी सिचुएशन में तो ये सही स्किल भी नहीं है। जंगल के दूसरे हिस्से में मॉन्स्टर कॉर्प्सेस जमीन पर ढेर लगे पड़े थे। उनका खून मिट्टी में समा गया था और रास्ते को गाढ़े लाल रंग से रंग रहा था। कोई और चीज इस जंगल को पहले ही स्लॉटर हाउस बना चुकी थी। उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही इंसान ने मारा था। वो थी किस डार्क मर्सनरी स्क्वाड की कैप्टन। उसकी यूनिट में मूल रूप से 10 लोग थे, लेकिन इस वक्त उनमें से 9 कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे और वो खुद इस कत्लेआम के बीच बिल्कुल अकेली खड़ी थी। किस ने उलझन में इधर उधर देखा और उसका चेहरा कस गया। सब लोग आखिर गए कहाँ? और एक ही जगह पर इतने मॉन्स्टर्स क्यों भरे पड़े हैं? जितना वो अंदर तक देखती गई, उतना ही पूरा इलाका उसे कम सामान्य लगने लगा। क्या हम कहीं गलत मुड़ गए थे? तभी उसने ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो को उस बीस्ट के साथ आमने सामने खड़ा देखा और तुरंत इंस्टिंक्ट से खुद को छिपा लिया, अपनी प्रेजेंस मिटा दी। वहां जो भी चल रहा था वो इतना खतरनाक था कि वो उसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। वो एक प्लैटिनम ली हॉयर्ड है और वो इंसान स्वॉर्ड ऑरा इस्तेमाल कर रहा है। उसने एक पल में मंजर को समझा और चिढ़कर जीभ क्लिक की। धत्त, ये बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। अगर वो सच में स्वॉर्ड ऑरा चला सकता है तो साफ है कि वो इस लेवलिंग मना वर्ल्ड का एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। लेकिन उसके सामने जो चीज खड़ी है वो प्लैटिनम ली हॉयर्ड है। वो मॉन्स्टर तो प्रैक्टिकली पूरे युजरा आइलैंड रीजन का फील्ड बॉस है। किसी भी समझदार पैमाने से ये बिल्कुल फेयर फाइट नहीं थी। जिस पल उसे समझ आया कि ये मुकाबला कितना एक तरफा है, किस ने बिना किसी भावना को बीच में आने दिए ठंडा और बेरहम फैसला कर लिया। सबसे पहले सर्वाइवल आता है, हमेशा। छोड़ो इसे। उसके ऊपर तुरंत राहत की एक लहर दौड़ गई। दूसरों के मुकाबले थोड़ा धीरे चलना गलती से उसके काम आ गया था, क्योंकि अब उसे खुद उस मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जब तक वो आदमी बीस्ट को उलझाए रखे, मैं जल्दी से किंगडम पहुंच जाऊं। इस नतीजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान फैल गई। सॉरी प्लेयर, लेकिन मुझे अपने लोगों से किया हुआ वादा निभाना है। उसके दिमाग में डार्क मर्सनरीज का समझौता साफ उभरा। 3 दिन बाद रॉन्डेवू पॉइंट पर इकट्ठा होना है, चाहे उससे पहले कुछ भी हो जाए। वो वादा किसी अजनबी की जान से ज्यादा मायने रखता था। अरकाना से अर्थ पर घसीटे जाने के बाद हमारी बदहाल जिंदगी अब जाकर बेहतर होनी थी। हमें गोल्ड माइन पर फिर से शुरुआत करनी थी और पहले से बेहतर जीना था। अपनी जान बचाकर निकलने का मौका देखते ही किस दौड़ते हुए हल्का सा गुनगुनाने भी लगी। अगर मैं यहाँ युजरा में टेरिटोरी सिक्योर कर लूँ तो मैं फिर से नोबल जैसी जिंदगी जी सकती हूँ। वो सपना उसके सामने पहले ही चमकने लगा था। बस मेरा इंतजार करो।
मेरी नोबल लाइफ अब लगभग हाथ में है। उधर बैटलफील्ड पर ली हॉय का दिमाग टूटने के कगार पर था। उसने बेहाल होकर अपने बाल नोच लिए। सब खत्म है। हम सच में खत्म हो चुके हैं। स्वॉर्ड ऑरा होने के बाद भी लेवल गैप पूरे 74 का था और 7 डेडली सिंस वाली लड़ाई के उलट नेचुरल एनिमी ट्रेट जिद्दी तौर पर एक्टिवेट होने से मना कर रहा था। अपने दिल में उसने एक बेचैन सी दुआ फुसफुसाई। अक्षण प्लीज, बस इस एक बार इसे डीमन मान लो। मैं हाथ जोड़ता हूं। उसने अपनी सेंसेस को आखिरी हद तक धकेल दिया, बीस्ट की मांसपेशियों की हर हलचल को पकड़ने की कोशिश करते हुए। यहां एक गलत कदम का मतलब था वहीं फाड़कर खा लिया जाना। ग्रैंडफेल, क्लॉडी, आर्पेगियो, रोमियो और ली होलोल दोनों ही जरूरत से ज्यादा तने हुए स्प्रिंग की तरह खिंचे हुए थे। उनके शरीर की हर नस चीख रही थी। लेकिन चाहे तनाव कितना भी हो, वे हमेशा के लिए वहां जमे नहीं रह सकते थे। जल्दी या देर से किसी एक को पहले हिलना ही था। मेरे स्टैट्स पहले से जरूर ऊपर हैं, लेकिन स्वॉर्ड ऑरा को एक्टिव रखना मेरी स्टैमिना बहुत तेजी से खा रहा है। तभी उसके दिमाग में एक चमकसी कौंधी। बस यही। ठीक पहले वाले फ्लाइंग टाइगर की तरह, अगर मैं मैजिक से इसकी मूवमेंट पाथ को सीमित कर दूं, तो मैं लड़ाई की फ्लो को कंट्रोल कर सकता हूं। उसी पल ग्रैंडफेल, क्लॉडी, आर्पेगियो, रोमियो ने फैसला कर लिया। वो एक साथ सब कुछ टेस्ट करेगा। अब हिचकिचाने के लिए समय नहीं बचा था। शक की भी कोई जगह नहीं थी। फैसला हो चुका था। जो कुछ मैंने सीखा है, उसे आजमाने के लिए ये एकदम सही पल है। इसलिए इस न्याय की तलवार को स्वीकार करो। अंदर ही अंदर ली हॉय का दिल शर्म से तुरंत लहूलुहान हो गया। क्या आजकल कोई सच में ऐसे बात करता है? सीरियसली अभी किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक उसी पल प्लैटिनम ली हॉयर्ड झपटा और जिंदा मौत की लकीर की तरह सीधे उस सिल्वर हेयर्ड आदमी पर टूट पड़ा। आओ! ग्रैंडफेल, क्लॉडी, आर्पेगियो, रोमियो उस धावे को सामने से लेने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी ब्लेड टकराव के लिए पूरी तरह पॉइज्ड थी। उधर उस शांत चेहरे के अंदर ली हॉय डर से सिकुड़ चुका था और सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर रहा था। नामुमकिन! मैं मरने वाला हूं। मैं सच में यहीं मर जाऊंगा। हे भगवान, बस यही अंत है। और ऊपर से इस सब में कोई दुख भरा इंश्योरेंस पे आउट भी नहीं मिलने वाला। उसकी आत्मा की गहराई में आंसू बह निकले, क्योंकि पैनिक ने उसके अंदर बची आखिरी हिम्मत भी निगल ली थी। माँ, पापा, मेरी बहनों, माफ करना। तुम्हारा बदसूरत बेटा ली हॉय सबसे पहले इस दुनिया से जा रहा है। उसकी विदाई इतनी सच्ची और दुख भरी थी कि लगभग सच लगने लगी। लेकिन अगले ही पल सामने जो हुआ उसे देखकर वो पूरी तरह जम गया। है? वो लेपर्ड पहले से जमीन पर क्यों पड़ा था? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। एक क्षण पहले वो झपट रहा था और अगले ही पल वो पूरी तरह हारा हुआ जमीन पर चपटा पड़ा था। नतीजा इतना अचानक था कि उसका दिमाग उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह उलझा हुआ। क्यों? अभी वो लेपर्ड कछुए की तरह इतना धीमा क्यों चल रहा था? उसने जितना डर महसूस किया था, उसके मुकाबले सामने की हकीकत लगभग हंसी वाली हद तक एक तरफा थी। ली हॉय उस बीस्ट की लाश को खाली नजरों से घूरता रहा। न कोई एट्रीब्यूट एडवांटेज था, न लेवल डिफरेंस कम था, फिर भी लड़ाई एक ही वार में खत्म हो गई। तभी सच्चाई एकदम से उसके ऊपर गिरी। तो ये है लेवलिंग मना वर्ल्ड में स्वॉर्ड ऑरा की ये हैरान कर देने वाली ताकत। ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये बेतुकी हद तक ताकतवर थी। उस भयानक दुश्मन को काट गिराने के बाद
ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने नफासत भरी तिरस्कार वाली एक हल्की हंसी छोड़ी। इतना भी नहीं कि मेरी मांसपेशियां गर्म हो जाएं। अभी जो हुआ था उसे देखते हुए ये लाइन कमाल की कूल लग रही थी। अपनी लगभग खाली एनर्जी बार को देखते हुए ली होयोल बस अविश्वास से घूरता रह गया। जितनी तुम्हारी हालत खराब है उसके हिसाब से तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हमें आराम चाहिए बेवकूफ। बाद में सीन स्काई गार्डन की तरफ शिफ्ट हो गया। आखिरकार तय मुलाकात का दिन आ गया था। मैथ्यू पहले से वहीं था, अपने ऑनर्ड गेस्ट का इंतजार करते हुए। ऊपर से वो संभला हुआ दिख रहा था, लेकिन उस शांति के नीचे चिंता चुपचाप उबल रही थी। वो इस मुलाकात को लेकर जितना मानना चाहता था उससे कहीं ज्यादा क्यूरियस था। ली होयोल, जिसे मार्सेलो ने खुद एक्नॉलेज किया है, आखिर वो कैसा इंसान है? मैथ्यू ने मन ही मन सोचा। तभी पास में एक भारी धप्प की आवाज गूंजी, जिसने किसी के पूरी तरह दिखने से पहले ही उसके आने का ऐलान कर दिया। सिर्फ उस आवाज में ही एक अजीब वजन था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो आखिरकार सामने आया। उसके कदम धीमे और भारी थे और उसकी मौजूदगी अपने आप में दबाव पैदा कर रही थी। उसका सिर्फ चलना ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने साथ खुद की एक अलग प्रेशर लेकर चलता हो, मानो उसके लिए जगह बनाने को आसपास की हवा भी थोड़ा झुक रही हो। जब उसने आखिर बोला तो उसकी आवाज धीमी, स्थिर और हुक्म चलाने वाली थी। वो ऐसी आवाज थी जिसे लोग विरोध करने का सोचने से पहले ही सुनने लगते हैं। क्या तुम वही हाय मेज हो? उसने पूछा। विज़र्ड ने बिना देर किए जवाब दिया। हाँ, मैं मैथ्यू दिन का हूँ, डार्क मैजिक सर्कल का सीनियर मेज, और तुम ली होयोल होगे। बोलते हुए मैथ्यू उसे चुपचाप परखता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसके हर कदम के नीचे जमीन खुद कांप रही हो। वो सच में एक असाधारण अस्तित्व है। फिर ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने एक परफेक्ट बो किया, जिसकी एटिकेट का हर हिस्सा बेदाग था। हाँ, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैथ्यू बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर की मना हल्के हल्के कांप रही थी। उधर ली होयोल बीस्ट के साथ हुई खूनी लड़ाई और उससे पहले की बेरहम ट्रेनिंग को याद कर रहा था, और साथ ही अपनी एनर्जी को और नीचे गिरता महसूस कर रहा था। किस्मत बहुत क्रूर है। मेरा पूरा शरीर अभी चीख रहा है। मैंने स्वॉर्ड स्विंग्स की प्रैक्टिस और ऑरा छोड़ने में हद से ज्यादा जोर लगा दिया। अब मेरा शरीर इतनी बुरी तरह कांप रहा है कि सच कहूं तो मेरा अब तक खड़ा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं। फिर भी जैसे तैसे अपनी बची हुई सारी विल पावर इकट्ठा करके उसने ग्रैंडफेल की नोबल पोस्चर बनाए रखी। दर्द को दबाने और एक्ट को इंटैक्ट रखने के लिए उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैथ्यू ने विनम्र और औपचारिक अंदाज में बैठने की तरफ इशारा किया। कृपया पहले बैठिए। लेकिन ठीक उसी पल मैथ्यू की उंगली में पहनी काली रिंग एक डरावनी और अस्वाभाविक रोशनी से चमकने लगी। मेज की आंखें तुरंत फैल गईं। कुछ अभी रिएक्ट किया था। वो आर्टिफैक्ट ऑफ रेजोनेंस था, एक ऐसा टूल जो किसी इंसान की डार्क मैजिक के प्रति सेंसिटिविटी को नाप सकता था। एक सेकंड से भी कम समय में रिंग पूरी तरह काली पड़ गई, इतनी पिच ब्लैक जैसे उसे रात के सबसे गहरे हिस्से में डुबो दिया गया हो। ये रिएक्शन सामान्य से बहुत बहुत परे था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गहरी डार्कनेस कभी नहीं देखी। मैथ्यू मुश्किल से ये शब्द निकाल पाया। वो पूरी तरह सदमे में घूरता रह गया। उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि आर्टिफैक्ट उसे क्या बता रहा है। एक हाई मेज होने के बावजूद ये उसकी उम्मीदों से बहुत आगे की चीज थी।
आखिर इस आदमी की आत्मा के अंदर कैसी राक्षसी मौजूदगी छिपी हुई थी? ये सवाल मैथ्यू के मन में सच्चे डर और फैसिनेशन के साथ उठा, क्योंकि जो कुछ वो अभी महसूस कर रहा था उसमें इंसानी या सामान्य जैसी कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। मैथ्यू के चेहरे पर अविश्वास ऐसे जम गया जैसे पतली बर्फ की परत, और उसकी नजर एक पल के लिए भी ग्रैंडफेल क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो से नहीं हटी। सामने बैठा ली हॉय अपनी जान लगाकर बस खुद को सीधा रखने और चेहरे को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थकान उसे पूरी तरह कुचल रही थी। एक आदमी जो महसूस कर रहा था उससे सन्न था, जबकि दूसरा सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर शरीर को टूटने से रोक रहा था। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? ली हॉय ने अंदर ही अंदर घबराते हुए सोचा। अगर यही हाल रहा तो मुझे यहीं इसके सामने गिरने से पहले बैठना पड़ेगा। तभी बिना किसी चेतावनी के उसके दिमाग की गहराई से एक पुरानी याद ऊपर तैर आई, शोहरत से बहुत पहले की एक कड़वी घटना, जब एक जहरीले बुली ने उसे मुंह के बल मिट्टी में धक्का दे दिया था। वो बेइज्जती दर्दनाक साफी के साथ फिर लौट आई। उस बुली ने टेढ़ी मुस्कान के साथ नीचे झुककर ताना मारा था। ओह मिस्टर मुस, माफ कीजिए, काफी चोट लगी होगी। मुस वहां धूल में पड़ा था, गंदा और अपमानित, लेकिन उसके आसपास खड़े क्लासमेट्स की खिल्ली एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उनकी हंसी तेज, हल्की और बेरहम थी। तुम इतने क्लमजी क्यों हो? उनमें से एक ने खुले तिरस्कार के साथ कहा। ये मत कहना कि तुम फिर से इतने कीमती मटेरियल्स बर्बाद करने वाले हो। दूसरा हंस पड़ा और बोला, तुम उस प्रिमिटिव कर्स्ड मैजिक के पीछे इतने पागल क्यों हो? मेरा कुत्ता भी उस कचरे से तुमसे बेहतर कर ले। उनकी घृणा लगातार उस पर चढ़ती गई, हर शब्द उसे थोड़ा और कुचलने के लिए बोला गया था। जादूगरी का कितना दयनीय बहाना है। लेकिन तब भी मुस टूटा नहीं। उसकी आंखों में जिद भरी आग जल रही थी, और उस सारी बेइज्जती के नीचे कहीं एक खतरनाक वादा जड़ पकड़ चुका था। वो कुछ महान करके दिखाएगा। जिस स्पेल को लोग कोई घटिया सा कर्स कहकर ठुकरा रहे थे, क्या कोई असली स्कॉलर उसकी कीमत समझे बिना उसे नकार देगा? मैं इस मैजिक की असली कीमत हर उस बेवकूफ को साबित करूंगा जिसने मुझ पर हंसी उड़ाई थी। और आखिरकार वो दिन आया जब एकेडमी के ग्रैंड हॉल में मैथ्यू भीड़ के सामने खड़ा था, अपनी जिंदगी के काम को पेश करने के लिए, डार्क मैजिक। उसने थ्योरी को बेहद सावधानी से समझाया, फिर उसके प्रैक्टिकल यूज का प्रदर्शन शुरू किया। उसकी हर हरकत सटीक थी, हर शब्द सोच समझकर बोला गया था, जैसे वो पूरी एकेडमी के सामने अपना दिल मेज पर रख रहा हो कि अब फैसला तुम करो।